जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल मास्टर पाठशाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने गंगा नदी का अफवाह तंत्र देख लिया था। आज हम उसके आगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के अफवाह तंत्र को देखेंगे और आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। लास्ट वीडियो को कम से कम लोगों ने देखा, लेकिन दुख की बात यह है कि उसमें किसी ने कमेंट बॉक्स में मेंशन नहीं किया हुआ था जो हमने आपसे प्रश्न पूछे हुए थे। कुछ लोगों ने किया भी है, जैसा कि पूछा गया था कि बिहार की शोक नदी कोसी कहा जाता है, दामोदर को बंगाल की शोक नदी कहा जाता है। लेकिन एक प्रश्न और भी था हमारे पास हमीरपुर को लेकर के, जैसे हमने कहा हुआ था क्या यह हमीरपुर मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है या नहीं बनाता है, लेकिन इस विषय में किसी ने भी कोई कमेंट नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों, हम आपको आश्वस्त किए जाते हैं कि हमीरपुर मध्य प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है, वो सिर्फ महोबा और बांदा के बीच में ही चपके रह जाता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग आज नई ऊर्जा के साथ अपनी कुछ नदियों के बारे में। आज देखना है हमें सिंधु नदी और देखना है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। दोस्तों, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं क्योंकि आपको भी पता होगा हमारे पास में दो तरह से नदियाँ होती हैं। एक हिमालयी नदियाँ होती हैं जिसमें वर्ष भर जल भरा रहता है, लेकिन कुछ नदियाँ ये होती हैं कि वर्षा के टाइम पर तो पानी होता है, लेकिन उसके बाद होगा कि नहीं होगा इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों, हमने इनको दो तरह से बांट कर रखा था, एक हिमालयी नदियाँ, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हम लोग आज हिमालयी नदियों को समाप्त कर लेंगे। हिमालयी नदियाँ मतलब क्या है, जिसमें वर्ष भर पानी रहता है। तो हमने गंगा नदी के अफवाह तंत्र को देखा हुआ था, जो कि यहाँ से प्रश्न भी कई सारे बनते हैं, अच्छे बनते हैं। सिंपल सी बात, जैसे कि हमने लिखा हुआ था गंगा नदी का भारत में लंबाई कितना है और कितने राज्यों में बहती है, इनमें कौन सी नदियाँ मिलती हैं आकर के, उसकी सहायक नदियाँ जिसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी बोल देते हैं। और यमुना नदी के बारे में भी बात करी थी हमने, उसकी भी सहायक नदियों के बारे में बात करी थी हमने। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि गंगा नदी से कोई भी प्रश्न अब आपका नहीं छूटेगा। उसके बाद आज हम लोग देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो दोस्तों, आपको हम बता दे रहे हैं ये जो एरिया है ये मानसरोवर झील वाला है, मानसरोवर झील वाला है, जो है कहाँ पर, तिब्बत में। कहाँ पर दोस्तों है, तिब्बत में। देखिएगा ये ऊपर जो नदी बनी हुई है, ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हुए आए तो सिंधु नदी को देख कर रहे हैं, ये हमारा अपना स्थान है लद्दाख वाला। कौन सा स्थान है दोस्तों, लद्दाख वाला। लद्दाख में एक स्थान पड़ता है जिसे बोलते हैं दमचोक। दमचोक नामक स्थान से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है। वो राज्य है, कौन सा प्रदेश है, लद्दाख। इस लद्दाख से फिर आगे बढ़ती हुई जब बाहर निकलती होती है वो होता है चिल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर का एक स्थान है जिसे बोलते हैं चिल्ला। चिल्ला नामक स्थान से ये भारत को छोड़ती है, अर्थात पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास भी एक प्रश्न आया होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम आज बताएंगे आपको। यहाँ पर फिलहाल हमने देखा चिल्ला नामक स्थान से ये भारत से बाहर निकल जाती है, प्रवेश करती है कहाँ पर, पाकिस्तान में। दोस्तों, हमने देखा सिंधु नदी कहाँ पर आई, तिब्बत से निकली, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकली। अब सिंधु नदी निकली है, अब इसे कहाँ पर भारत में उसके बाद लद्दाख के दमचोक से, तो उसके बाद निकली कहाँ, जम्मू कश्मीर के चिल्ला से। ये प्रवेश कर गई है कहाँ पर, पाकिस्तान में। कहाँ पर प्रवेश कर गई है, पाकिस्तान में। अब प्रश्न आता है सिंधु नदी के बारे में, तो हमने देख लिया है। यदि बात करें तो आगे इसकी सहायक नदियों के बारे में, इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो पहली नदी है झेलम। कौन सी नदी दोस्तों, झेलम। अब झेलम ये जो निकलने वाला स्थान है ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। अब यहाँ पर झेलम नदी जो निकल रही है, तो झेलम याद कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये निकली है शेषनाग। शेषनाग कुंड से निकली हुई है। अब याद करने के लिए तरीका है, यदि किसी को नाग काट ले तो उसके लिए झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को नाग काट ले तो झेलना मुश्किल हो जाता है। इसी से आप याद कर लीजिएगा कि शेषनाग झील से ये झेलम नदी निकलती है और यह नदी निकल करके आगे बढ़ती हुई आती है। और इसी झेलम नदी में एक और नदी आपको दिख रही होगी, ये वाली, जिसे बोलते हैं किशन गंगा, या फिर हम नीलम नदी भी बोलते हैं इसे, नीलम नदी भी बोल देते हैं। और किशन गंगा झेलम नदी में आकर के मिल जाती है। और फिर उसके बाद यही झेलम नदी और आगे की ओर बढ़ती हुई यहाँ पर, अब ये दिख रहा होगा आपको एक और नदी आ रही है, तो इस नदी का नाम है चेनाब। क्या नाम है दोस्तों, चेनाब। अब आप इसको भी याद करने का एक तरीका है, देखिएगा चेनाब चुनाव का नाम तो चल ही रहा है इस समय, वर्तमान में बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है
कहीं बीजेपी तो कहीं इंडिया, कहीं बीजेपी तो कहीं इंडिया। तो यहाँ पर भी इसी चिनाब नदी को भी याद करने का तरीका है। चुनाव में क्या होता है, नेता लोग बड़े बड़े घोषणाएं करती हैं या बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं या फिर बड़े बड़े बांड जारी करते हैं, इसलिए हम इसे याद करेंगे। चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है, बड़ा लाचला। ये क्या है, दर्रा है। बड़ा लाचला दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। अब ये चिनाब नदी निकल करके ये आगे बढ़ती है और ये झेलम नदी इसी चिनाब नदी में आकर के मिल जाती है। दोस्तों हमने चिनाब नदी को भी देख लिया और झेलम को भी देख लिया, साथ ही साथ में झेलम की सहायक नदी कौन सी हो गई, किशनगंगा। झेलम की सहायक नदी कौन सी हो गई, किशनगंगा। अब चिनाब नदी झेलम में आके मिली है, सॉरी झेलम नदी चिनाब में आके मिली है, मतलब चिनाब की सहायक नदी झेलम हो गई है। अब आगे आकर देखते हैं, ये एक और नदी बनी हुई है जो कि आगे आकर के मिल रही है। तो दोस्तों इसे ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं रावी नदी। कौन सी नदी दोस्तों, रावी नदी। अब रावी नदी को याद करने का तरीका है, रावी से रोह। तो रावी को याद करेंगे हम लोग कहाँ से, यह निकलती है रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है दोस्तों, रोहतांग दर्रे से। आगे देखिए, अब रावी नदी निकल कर आई है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, रावी नदी चलती हुई आ रही है। अब रावी नदी में ही चिनाब नदी और झेलम नदी, दोनों के दोनों पानी एक साथ में किसमें मिला के, रावी नदी में। अब ध्यान और देखिएगा, इसकी एक और ये नदी दिख रही होगी आपको, जिसे बोलते हैं व्यास नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यास नदी। अब ये व्यास है तो निकलती कहाँ से, व्यास कुंड से। कहाँ से, व्यास कुंड से। ये व्यास कुंड कहीं और नहीं, यह व्यास कुंड इसी रोहतांग दर्रे में पड़ता है। व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी और यह हरिके नामक स्थान पर एक नई नदी सतलज में जाकर के समाहित हो जाती है। सतलज में जाकर समाहित हो जाती है। यहाँ पर हरिके नामक बांध बना हुआ है, हरिके बैराज जिसे बोलते हैं, बांध बना हुआ है, तो डैम बना हुआ है। अब देखते हैं सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी। सतलज नदी का भी उद्गम कहाँ पर हुआ है, तिब्बत में हुआ है। मानसरोवर झील में एक स्थान पड़ता है जिसे बोलते हैं राकसताल। क्या बोलते हैं दोस्तों, राकसताल। राकसताल नामक स्थान से सतलज नदी निकलती है और भारत में पंजाब होते हुए, सॉरी उत्तराखंड से होकर के प्रवेश करती है। जब प्रवेश करती है, आप देखिएगा यहाँ पर ये है रावी नदी, कौन सी, व्यास नदी, सॉरी ये व्यास नदी है। ये व्यास नदी आकर के हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। मतलब सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो भारत में ही उद्गमित होती है और भारत में ही समाहित हो जाती है। तो इसे आप स्टार लगा करके नोट कर सकते हैं, व्यास नदी को। व्यास नदी भारत में ही उत्पादित होती है और भारत में ही दूसरी नदी में मिल जाती है। उस नदी का नाम क्या है, सतलज नदी। अब देखिएगा दोस्तों, सतलज नदी। अब हम लोगों ने देखा सतलज नदी आगे बढ़ती हुई आई है ये। अब यहाँ पर पहले कौन सी थी, चिनाब, झेलम चिनाब में मिली, चिनाब फिर रावी में मिली। अब रावी पूरा का पूरा पानी लेकर के कहाँ पर आ गई है, सतलज नदी में, सतलज नदी में। उसके बाद सतलज नदी जाकर के सिंधु नदी में मिल रही है। तो प्रश्न आ जाता है, इसे अरेंज करने के लिए निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी से जाकर के मिलती है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से सतलज नदी ही जाकर के सिंधु में मिल रही है। तो आशा करते हैं ये जो आपके प्रश्न बने हुए थे ये आज के समाप्त हो गए होंगे। आपको क्रम बाय क्रम आपको याद करना होगा। पहले कौन सी नदी है, झेलम, फिर उसके बाद कौन सी है, चिनाब, फिर उसके बाद कौन सी है, रावी, फिर उसके बाद व्यास, फिर उसके बाद सतलज। दोस्तों ये क्रम ही पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण क्रम। उत्तर से दक्षिण में अरेंज करिए सिंधु की सहायक नदियों को। सिंधु की सहायक नदियां हैं कौन कौन से, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। दोस्तों हमने देख लिया। उसके बाद ये नदी कहाँ पर, अरब सागर में, अरब सागर में जाकर के अपना जल प्रवाहित कर देती है। दोस्तों हमने सिंधु नदी को देख लिया है। अब आइए हम आगे देखते हैं और एक हिमालयी नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तीन नदियाँ मिली, कौन कौन सी, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों की तीनों नदियाँ कहाँ पर निकल रही हैं, तो मानसरोवर झील के पास से निकलती है। निकलती कहाँ से है, तो तिब्बत से निकलती हैं। दोस्तों जब तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी, तो तिब्बत में से ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, तो सांगपो बोलते हैं।
क्या बोलते हैं दोस्तों, सांगपो, या फिर यारलुंग जांगपो भी बोल देते हैं, यारलुंग जांगपो या फिर सांगपो बोल देते हैं। दोस्तों देखिएगा ये नदी इस तरह से प्रवाहित होती हुई इधर से प्रवेश करती है, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के पास से प्रवेश करती है, दिबांग के पास से प्रवेश करती है। और इसी जब प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो एक नदी छोटी सी आकर के, या सहायक नदी माने तो ये दिबांग नदी आकर के इसी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है। अब आगे आए तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये एक स्थान है जिसे बोलते हैं सादिया, सादिया। अब देखिएगा यहाँ पर एक लोहित नदी है बाहर, जो कि म्यांमार वाले एरिया में, म्यांमार से आकर के ये अपने किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है लोहित नदी। इस लोहित नदी को हम खूनी नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, खूनी नदी भी बोलते हैं। अब आपने सुना होगा ढोला सादिया पुल भी बना हुआ एक, जो कि ये असम वाला एरिया है, असम वाला एरिया है, नागालैंड के बगल वाला। तो वहाँ पर असम वाला एरिया, वहाँ पर एक ढोला सादिया पुल भी देखा होगा, नहीं बांध बना हुआ है। तो उसी के जस्ट पास में ये लोहित नदी आकर के मिलती है। उसके बाद ये सादिया से ना, सादिया नामक स्थान से ही ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम पहले अभी तक क्या बोल रहे थे, ब्रह्मपुत्र, अब इसका नाम हो जाता है जमुना। ये सादिया नामक स्थान से ही ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। उसके पहले हम लोग देख के आए थे कौन सी नदी थी, सांगपो के नाम से चल रही थी तिब्बत वाले एरिया में। उसके बाद ये सादिया नामक स्थान पर इसका नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र के नाम से ही आगे बढ़ती हुई आती है। और ये ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ करके, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर चलती हुई ये आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र देख रहे होंगे आप, इसमें कुछ इसकी सहायक नदी आकर के मिली है, जैसे कि यहाँ पर आकर के सुबनसिरी एक नदी आई है, सुबनसिरी। कौन से तट की, आप देख रहे होंगे पानी इधर की ओर बह रहा है। तो आप बताएंगे हमें इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके कि जो सुबनसिरी है वो ब्रह्मपुत्र की कौन से तट की सहायक नदी है, वो बाएं तट की है या फिर दाएं तट की है। आइए हम आगे दोस्तों देखते हैं। उसके बाद कौन सी नदी आके मिली है, कामेक नदी। तो कामेक नदी किस तट की है, ये दाएं तट की है। कौन से तट की है, दाएं तट की है। क्यों, क्योंकि आप ऐसे देखेंगे तो नीचे की ओर चल रहे हैं, अब इधर वाला दायां होगा और इधर वाला बायां होगा। तो जब दाएं की ओर जा रहे हैं तो दाएं वाली नदी आकर मिल रही है, तो दायां तट। कामेक कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, जिसे बोलते हैं हम लोग दाएं तट की नदी। फिर उसके बाद एक मानस नदी भी आकर के इसमें मिली है। फिर एक तिस्ता भी आकर के इसी ब्रह्मपुत्र में आकर मिली है। यदि प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम बताइए, तो आप आसानी से बता लेंगे सुबनसिरी, कामेक, मानस और तिस्ता। लेकिन ये है किसकी, दाएं तट की नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं, दाएं तट की। और बात करें हम बाएं तट की, तो आप देख रहे होंगे बाएं से कौन मिली है, दिबांग नदी एक मिली है, दूसरी लोहित नदी मिली है, और तीसरी एक मिली होगी आपके पास कापिली। कौन सी मिली है, कापिली। ये कुछ सहायक नदियां हैं दाएं तट की और बाएं तट की। अब ये जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी इधर बांग्लादेश की ओर प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये एरिया किसका है, बांग्लादेश का। तो दोस्तों जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम होता है दोस्तों, जमुना। ये जमुना आगे की ओर बढ़ती हुई आती है। जब इधर से आप देख रहे होंगे ये एक और नदी दिख रही होगी, जो कि आकर के इसी में मिली हुई है। तो ये नदी इधर पश्चिम बंगाल एरिया से, पश्चिम बंगाल वाले एरिया से आती हुई एक नदी मिलती है, जिसे बोलते हैं गंगा। क्या बोलते हैं, गंगा। जब गंगा नदी भारत बांग्लादेश में प्रवेश करी थी, तब उसको हमने क्या कहा था, पद्मा। क्या नाम दिया गया था, पद्मा। और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या मिल गया है, जमुना। गंगा को क्या मिला है, पद्मा। जब ये दोनों नदियाँ आपस में आकर के मिलती हैं, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आके मिली है, इस यहाँ से आगे जब नदी बढ़ रही है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाता है दोस्तों, मेघना। अब इसी मेघना नदी में एक देख रहे होंगे और इस तरह से इंडिकेट किया गया है, जो कि मणिपुर की नदी है। मणिपुर में एक नदी बहती है जिसका नाम है बराक नदी, बराक नदी, जो कि मेघना की सहायक नदी बोल सकते हैं। यह मेघना की सहायक नदी बराक, जो कि मणिपुर से आती है और यह आकर के मिलती है इसी मेघना में, और मेघना नाम से ही एक नदी आगे बढ़ती है फिर से। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप अरब सागर, इधर कौन मिलता है, तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये अपना जल प्रवाहित करने से पहले यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है, यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है, इसे बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा।
दोस्तों आशा करते हैं कि ये भी आपको आज समझ में आ गया होगा। सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा, किस नदी पर बना हुआ है? तो मेघना नदी पर बना हुआ है। बोलने के लिए हम गंगा भी कह सकते थे, लेकिन गंगा कहाँ तक? अपने पश्चिम बंगाल तक। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करी तो नाम क्या हो गया? पद्मा। ऐसे ही जमुना भी कह सकते थे, लेकिन जमुना कब भी कहते? जब तक ये अपने भारत में थी, असम से और यहाँ पर मेघालय वाले एरिया तक तो जमुना थी, लेकिन जैसे ही ये मेघालय से बांग्लादेश में प्रवेश करी तो उसका नाम क्या हो गया था? जमुना। अब ये जमुना और ये पद्मा दोनों आपस में मिली तो किसी नाम से कहलाई? मेघना के नाम से। अभी आप देख रहे होंगे कि मेघना नदी में ही एक और नदी जिसे बोलते हैं बराक, जो कि मेघना की सहायक नदी हम बोल सकते हैं। अब इस मेघना को हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी बोल सकते हैं, जमुना की भी सहायक नदी बोल सकते हैं, और गंगा या फिर पद्मा की भी सहायक नदी बोल सकते हैं। लेकिन गंगा का तो प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन पद्मा का कर सकते हैं, क्योंकि गंगा नाम सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही दिया गया था। दोस्तों आशा करते हैं आज हमने जो आपको वीडियो दिखाया है ये समझ में आया होगा। देखा क्या आज हमने? एक सिंधु नदी के बारे में देखा। किसके बारे में देखा है? सिंधु नदी के बारे में देखा है। और एक देखा है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब यहाँ पर हमने अभी आपको पहले ही लेक्चर में कह रखा था कि सिंधु, आपने पढ़ा होगा कि 1960 में 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक जल समझौता हुआ था। एक जल समझौता हुआ था जिसमें ये बात कही गई थी कि कोई 80% जल का यूज करेगा, कोई 20% जल का यूज करेगा। तो दोस्तों आज हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी नदियों का प्रयोग पाकिस्तान 80% करेगा, कौन कौन सी नदियों का प्रयोग भारत 80% करेगा। तो दोस्तों आइएगा हम दिखाते हैं आपको। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 1960 में जो जल समझौता हुआ था, जिसमें एक बात कही गई थी कि सिंधु और झेलम और चेनाब इन नदियों का 80% पानी, कितना? 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा। पाकिस्तान प्रयोग करेगा और इसका 20% पानी भारत प्रयोग करेगा। लेकिन उसी समझौते में ये बात भी कही गई थी कि जो रावी, व्यास और सतलज ये जो नदियां हैं तीन, इनका 80% प्रयोग करेगा भारत और इन्हीं नदियों का 20% पानी प्रयोग करेगा पाकिस्तान। तो दोस्तों आज हम लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 80% नदियों का जो 80% पानी है, कौन सी नदियाँ हैं जो पाकिस्तान प्रयोग करेगा? सिंधु, झेलम और चेनाब। ऐसे ही भारत भी 80% पानी का प्रयोग करेगा। वो नदियाँ कौन सी हैं? रावी, व्यास और सतलज। अब 20% सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का पानी भारत प्रयोग करेगा। उसी तरह से 20% पाकिस्तान भी रावी, व्यास और सतलज नदी का पानी प्रयोग करेगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपके पास में आज ये सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था 1960 में, आज वो आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं दोस्तों जो हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों तो इसके क्लास नोट्स बनाएं। और अभी हमारे पास बचा हुआ क्या है? हमने देख लिया हिमालय नदियाँ। हिमालय नदियों में हमने बताया कि आपको कि यहाँ पर वर्ष भर पानी बना रहता है। दोस्तों आपने भी देखा होगा कितना भी उछाल क्यों ना मच जाए, लेकिन गंगा नदी हो या सिंधु नदी हो या फिर ब्रह्मपुत्र नदी हो, इनमें कभी पानी खत्म नहीं होता है या फिर समाप्त नहीं होता है। अभी आप देख रहे हैं हमने गंगा नदी के बारे में भी बताई थी कौन सी सहायक नदियाँ थी। आज हमने इन सिंधु नदी के बारे में भी बताई इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी बताई हमने इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों आपको आज होमवर्क ये है, आप बताएंगे हमें सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम और बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों के नाम, और ऐसे ही गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम भी आपको बताने होंगे। और साथ ही साथ में आपको ये बात भी बतानी होगी उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, बाएं तट की हैं या फिर दाएं तट की हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।